नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनीज या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज हम डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की बेसिस पर कितने तरह की कंपनीज होती है उसको लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए यहाँ दो बातें हैं साहब। चलिए एक अच्छी सी लाइन बनाते हैं आज। हमारे पास ये है ना लाइन, ये रहा। अच्छी सी प्यारी सी सीधी सीधी लाइन बनाए ना, अच्छी लगती है देखने में। चलिए ऐसे ही थोड़ा सा 1 मिनट अपन ने वेस्ट कर दिए ऐसे, हालांकि ज़रूरी नहीं, ऐसे भी समझ में आता है यार, हम कौन से ड्राइंग की आर्ट्स की क्लास में। चलिए, एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। व्हाट इज प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है जहाँ कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो अपना प्राइवेट मामला है, हमने पूरी दुनिया को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रखा। और पब्लिक कंपनी जिसमें पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्लियर करना, प्राइवेट कंपनी के प्रोविजंस में ही ओपीसी आता है। नहीं, ओपीसी एक तरीके का प्राइवेट कंपनी होता है। एक हम स्मॉल कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो भी एक तरीके का प्राइवेट कंपनी ही होता है। अभी सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं ओपीसी के साथ। व्हाट इज ओपीसी? वन पर्सन कंपनी। देखो यहां मैं आपको एक दो बातें क्लियर कर देता हूं। ये जो वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट है, ये कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं था, ये इंडिया में पहली बार ही आया है विद कंपनीज एक्ट 2013। अब ये क्या कहता है? ये कहता है जैसे मान लो एक व्यक्ति है, इसके पास सपोज 5 करोड़ रुपीस की टोटल असेट्स है। इसका घर दुकान मकान सब मिलाकर 5 करोड़ रुपए। इसको एक नया वेंचर करने का मूड, एक नया बिजनेस प्लान इसके पास वो करने का इसका मूड है। अकेला करना चाहता है, कोई पार्टनर वगैरह नहीं साहब, मैं अकेला अपना मैनेज कर लूंगा, मुझे पार्टनर की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और को साथ में इन्वॉल्व नहीं करना, मैं अपने हिसाब से करना चाहता ना, अपने हिसाब से करना चाहता हूं। तो उसके पास ऑप्शन क्या है? प्रोप्राइटरशिप फर्म। ऑप्शन क्या बचता है? प्रोप्राइटरशिप फर्म। पहले तो एक ही बचता था जब ओपीसी नहीं था तब। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म में दिक्कत क्या थी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी। मान लो उस वेंचर में इसको 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, उसके बाद ये बैंक्स को अपने बिजनेस का प्रोजेक्शन दिखाएगा कि मैं ये काम करने वाला हूँ, ये वो, मतलब बैंक उस 2 करोड़ पे 2-3 करोड़ का लोन दे दे और इसका बिजनेस चलने लग जाए। हाँ, कल अगर लॉस हो गया, प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूँ, कल अगर लॉस हो गया तो जो इसके पर्सनल एसेट्स है, जैसे 5 करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी, उसमें से 2 करोड़ ही इन्वेस्ट कर रहा है, 3 करोड़ रुपए और इसके पास बचे हुए हैं, वो 3 करोड़ रुपए भी इसके नुकसान में चले जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। अगर कभी लॉस हो गया तो ये सारे भी डूब सकते हैं। अब यार जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल रखते हैं, जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप वाला जिगरा है, जो कुछ नए स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए इनिशियल तो रिस्क उठानी पड़ती है। लेकिन रिस्क इतनी बड़ी कि अगर आपने रिस्क उठा ली तो आप पूरा दिवालिया हो जाओगे, पूरा इंसॉल्वेंट, पूरा बर्बाद हो जाओगे। इसमें डर लगता है इंसान को, और ये नए एंटरप्रेन्योर्स को रोकता है। हमने पढ़ा था ना कि भैया नई नई टाइप्स ऑफ कंपनीज आई है क्योंकि डिमांड है इकोनॉमी की, स्टार्टअप्स का जमाना है। अब उस स्टार्टअप्स के ज़माने में जब हम कुछ नया करना चाहते हैं तो भैया हमको रोकता है जिम्मेदारी। हम अपने घर परिवार बीवी बच्चे पेरेंट्स की तरफ देखते तो डर लगता है कि यार जितना सब चला जाएगा इनका क्या होगा, हम तो रिस्क खेल लें पर इतनी बड़ी, पूरा जीवन बर्बाद। तो अब आया दूसरा कंसेप्ट ओपीसी। ओपीसी कहता है आप एक कंपनी बना लो और आप उसमें से 2 करोड़ रुपया उसमें ट्रांसफर कर दो, कंपनी में शेयर्स के थ्रू 2 करोड़ ट्रांसफर कर लो, शेयर होल्डर आप बन जाओ। नाउ इस कंपनी के नाम पर 5 करोड़ के एसेट्स नहीं है, अब सिर्फ 2 करोड़ के एसेट्स है। आपके पास कितनी उससे मतलब नहीं, पर कंपनी के पास कितनी है? कंपनी के पास कितनी है? सिर्फ 2 करोड़ के एसेट्स। कंपनी इसकी बेसिस पर लोन ले लेगी और अपना फंड रेज कर लेगी लोन वगैरह से, और उन पैसों से कंपनी बिजनेस करेगी, नया स्टार्टअप करो आप, आपको रिस्क नहीं है क्योंकि मैक्सिमम डूबा तो भी आपकी एक लिमिट आ गई।
आपने कभी गैम्बलिंग की है, जुआ कभी मतलब टीवी वगैरह में देखा होगा, 3 पत्ती दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ घर पे मजाक में खेली हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपने अगर टीवी मूवीज में भी कभी देखा हो तो उसमें एक होता है लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड। आप मोबाइल में भी अगर कभी खेलते हो 3 पत्ती, तो इट्स लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, दो तरह की टेबल चलती है। अनलिमिटेड में मतलब चाहे जितना पैसा दाव पे लगाया जा सकता है, और लिमिटेड मतलब इसमें मैक्सिमम 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, जो भी इतना ही दाव पे लगेगा। उसके बाद गेम में दोनों साइड से पत्ते खुल जाएंगे, जो जीतेगा वो ले जाएगा, उससे ऊपर उसमें नहीं लगेगा, पोर्ट लिमिट होती है। तो ओपीसी में टेक्निकली वो 3 पत्ती का गेम है जिसमें एक पोर्ट लिमिट है कि आपने 2 करोड़ डाला, बस ही डूबेगा, इसके आगे नहीं डूबेगा। जबकि प्रोप्राइटरशिप जो था वो अनलिमिटेड वाली टेबल थी, चाहे जितना पैसा डूब सकता है, आपका सारा पैसा आपका दाव पे लगा हुआ है, योर होल लाइफ वॉज एट स्टैक। होल लाइफ, ऑब्वियसली सारा पैसा सब कुछ बर्बाद, तो क्या बचेगा आपके पास, क्या करोगे? तो 1% कंपनी आया। अब देखो एक और बात समझना, 1% कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी, लेकिन इसके लीगल फॉर्मेलिटीज प्राइवेट कंपनी के मुकाबले कम है, क्योंकि यार प्राइवेट कंपनी में मल्टीपल पर्सन है। एक व्यक्ति धोखा ना करे तो आपको हर व्यक्ति को मतलब मोर देन 1 डायरेक्टर्स भी होंगे, ऑब्वियसली 2 डायरेक्टर मिनिमम होते हैं, डायरेक्टर्स होंगे, आपको उनका रिटर्न्स वगैरह फाइल करना पड़ेगा, कंपनी के ज़्यादा रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ मल्टीपल लोग मैनेज करने वाले हैं। या एक ही व्यक्ति है, तो कंपैरेटिवली कंपनीज एक्ट ने कहीं कहीं इनको एग्जम्पशंस दिए, बेनिफिट्स दिए कि आपको ये प्रोविजंस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ लॉ को लगा वहाँ वहाँ इनको थोड़ा सा बेनिफिट दिया है। चलिए 1% कंपनी का डिस्कशन कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है साहब? वन पर्सन कंपनी, द कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस ए न्यू क्लास ऑफ कंपनीज विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय ए सिंगल पर्सन। एक सिंगल पर्सन कर सकता है, और न्यू क्लास थी, पहले नहीं आती थी ऐसे कुछ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में लिखा हुआ है 1 person कंपनी एज ए कंपनी विच हैज ओनली 1 person एज ए मेंबर, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन क्या होगा, मेंबर होगा। 1 person कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस, यानी हर व्यक्ति अपने बिजनेस को कॉर्पोरेटाइजेशन करे, मतलब एक कॉर्पोरेट यानी एक बॉडी इनकॉर्पोरेट क्रिएट करके अपना बिजनेस करे और नए नए एंटरप्रेन्योर्स और उसमें डेवलप हो। OPC differs from sole proprietorship concern in the aspect that OPC is separate legal entity with limited liability of the member. सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी, जो भी पैसा डूबा उसका डूबा, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है OPC में। जबकि इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप लाइबिलिटी जो ऑनर की होती है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती, और वो एक्सटेंड होती है उसकी होल एसेट्स पर, एंटर एसेट्स पर, और सब कुछ बर्बाद हो सकता है। द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ एन OPC आर सिंप्लीफाइड दो एग्जम्पशंस प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट इन कंपैरिजन टू द अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज। OPC में जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स और कंपैरेटिवली सिंप्लीफाइड है, क्योंकि कुछ एग्जम्पशंस इनको प्रोवाइड किए गए हैं एक्ट में, और बाकी कंपनीज के मुकाबले इनको कम लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1)(c) ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 3(1)(c) मतलब सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का क्लोज C, OPC इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये अपने आप में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, with the minimum paid up share capital as may be prescribed and as at least 1 member। क्लियर करना, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जहाँ एटलीस्ट 1 लिखा है, लेकिन आगे OPC ने क्लियर कर दिया कि 1 से ऊपर होगा, तो फिर वो एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगी, वो OPC प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहेगी। यानी प्राइवेट लिमिटेड में एक तो OPC हो गया और एक प्राइवेट लिमिटेड हो गया अदर देन OPC। अदर देन OPC वाली नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी वो, अगर किसी में एक से ज़्यादा मेंबर हुए तो। OPC बनाने के लिए एक ही होना चाहिए, और मिनिमम शेयर कैपिटल एज में भी प्रेस्क्राइब, गवर्नमेंट जैसा प्रेस्क्राइब कर दे, फिलहाल गवर्नमेंट ने कुछ प्रेस्क्राइब एज सच नहीं कर रखा। चलिए, ओनली 1 मेंबर हो सकता है, मिनिमम पेड अप कैपिटल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द मेमोरेंडम ऑफ OPC शेल इंडिकेट दैट द नेम ऑफ अदर पर्सन हु शेल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ ए कंपनी। एक ही बंदा है, हमने कहा कंपनी का तो परपेचुअल सक्सेशन होता है, एक ही बंदा अगर कंपनी में है और वो मर जाएगा तो फिर तो कंपनी खत्म हो गई एक बार के लिए। अभी ऐसा नहीं है, वहाँ पे दूसरे बंदे का नाम लिखा जाता है कि अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे ये संभालेगा। द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम शेल गिव हिज प्रायर रिटन कंसेंट। हाँ, जिसका आप नाम लिख रहे हो उसकी भी रिटन कंसेंट चाहिए कि ये तैयार है कि नहीं है, उसके बाद वो मैनेज करेगा। अगर कोई बंदा मर जाता है या इनकैपेबल हो जाता है तो इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड द सेम
shall be filed with the registrar of companies at the time of incorporation. At the time of incorporation. Incorporation के समय आपको रजिस्ट्रार को ये सभी चीज़ें समझानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी. Such other person may be given the right to withdraw his consent. उस दूसरे बंदे के पास अधिकार है कि वो जब चाहे तब अपनी कंसेंट वापस विड्रॉ कर सकता है. 2 साल बाद उसको लगे कि नहीं यार मैं क्या मैनेज करूंगा, वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ले, रजिस्ट्रार को बोल दो भैया अब ये नहीं करना चाहता, इसकी जगह कोई और करना चाहता है, किसी और का नाम दे दो, आगे चलेगा. The member of OPC may at any time change the name of such other person by giving notice to the company. उस व्यक्ति का नाम चेंज किया जा सकता है. मेरी OPC है, मैंने अभी मिस्टर एक्स का नाम दे रखा था, मैं कहता हूं कि नहीं सर ये एक्स का नाम दे रखा था, अब एक्स का नाम की जगह आप किसी वाई का नाम ले लो और वाई की रिटर्न कंसेंट ये रही. जिसको आप हटा रहे हो उसकी कंसेंट नहीं चाहिए. अगर आप एक्स का नाम पहले था, आप एक्स को हटाना चाहते हो, आप हटा सकते हो, उसकी कंसेंट नहीं चाहिए. कंसेंट किसकी चाहिए? जिसको आप नया इंट्रोड्यूस कर रहे हो. द कंपनी शैल इंटीमेट सेम टू द रजिस्ट्रार. ये बात आपको रजिस्ट्रार को इंटीमेट करनी पड़ेगी. उसको नोटिस दे दो तेरे को हटा दिया, और कंपनी को भी नोटिस दे दो. मतलब देखो वापस तो एक ही तो बंदा है कंपनी में, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी तो है ना. उस पर्सन को, उस मेंबर को जो एक ही बंदा है कंपनी को चलाने वाला, उसे अपनी कंपनी को एक नोटिस तो देना पड़ेगा, एक लीगल फॉर्मेलिटी तो फुलफिल करनी पड़ेगी. एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम. यानी जब कोई ऐसा नाम चेंज किया जाएगा कि भाई मिस्टर एक्स का नाम हटा के मिस्टर वाई का नाम लिख लो, इसको हम चेंज इन मेमोरेंडम की तरह नहीं लेंगे, क्योंकि मेमोरेंडम चेंज करने की अपनी एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ऐसा लिखा गया है बेसिकली. Only a natural person who is an Indian citizen and the resident in India. एक नेचुरल पर्सन यानी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं चलेगा, जो भारत का सिटीजन है और भारत में ही रहता है. रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब है जो पिछले 1 साल में कम से कम 182 डेज तो इंडिया में रहा है, इमीडिएटिंग प्रेसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर. जो पिछला 1 कैलेंडर ईयर है उसमें कम से कम 182 डेज यानी अप्रॉक्स हाफ ईयर हो गया. 65 होता है ना, तो ठीक है 182 अप्रॉक्स हाफ हो गया, तो कम से कम इतने दिन तो रहा हो इंडिया में. शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एज ए OPC. वो OPC का मेंबर हो सकता है, और जो नॉमिनी होगा वो भी यही होगा, क्योंकि नॉमिनी अल्टीमेटली तो मेंबर बनना है. जब हम कह रहे हैं कि मेंबर एक नेचुरल पर्सन ही बन सकता है, तो नॉमिनी भी नेचुरल पर्सन ही होगा. जब हमने कहा कि मेंबर भी वही व्यक्ति बन सकता है जो कंपनी इंडिया का रेसिडेंट हो, इंडिया का सिटीजन हो, फिर नॉमिनी भी इंडिया का रेसिडेंट, इंडिया का सिटीजन ही होना चाहिए, तभी बन पाएगा वो कल मेंबर, नहीं तो कैसे बनेगा. 1 person shall be eligible to incorporate more than 1 OPC or become nominee in more than 1 such company. एक बंदा मल्टीपल OPC बना सकता है और मल्टीपल OPC में नॉमिनी भी बन सकता है. No minor shall become member or nominee of OPC and or can hold shares with beneficial interest. ना तो वो मेंबर बन सकता है, ना वो नॉमिनी बन सकता है, ना उसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट में कभी कोई शेयर्स हो सकते हैं. एक माइनर वैसे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में बात करूं तो कभी भी शेयर होल्डर इफेक्टिवली बन ही नहीं सकता. क्लियर कर लिया आप. सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी अंडर सेक्शन एक्ट 8 ऑफ द एक्ट. सेक्शन 8 में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात है. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात है, NPO या NGO जो रजिस्टर्ड होते हैं. जो देखो नॉट फॉर प्रॉफिट, इसका मतलब नहीं कि वे प्रॉफिट कमा नहीं सकते. ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ भला करने के लिए, कुछ समाज सेवा के लिए लगे हुए. हाँ, इनके नाम के पीछे भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लगता. लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इनके नाम के पीछे भी नहीं लगता है. इनका बेसिक उद्देश्य होता है कोई चैरिटेबल, सोशल, लीगल, रिलीजियस किसी भी काम को मोटिवेट करना अदर देन बिजनेस. हालांकि हो सकता है ये अपनी एक्टिविटी में कुछ फंड रेज भी करें, कुछ फंड इनके पास आए और कुछ सरप्लस आ जाए, लेकिन वो सरप्लस ये अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे एज ए डिविडेंड, ये उसी पर्पस में लगाएंगे. जैसे मान लो कोई सेक्शन 8 कंपनी बनी है स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स इंकरेजमेंट के, तो उनका काम ही स्पोर्ट्स इंकरेजमेंट करना, स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाना लोगों के लिए, बच्चों में स्पोर्ट्स हैबिट को डेवलप करने के लिए मार्केटिंग करना, कैंपेनिंग करना, उनका काम ही है. फिर वो यही काम करेंगे. और मान लो उन्होंने कभी स्पोर्ट्स इवेंट करवाया, उसमें स्पॉन्सर्स मिल गए, उसमें टिकट्स अच्छी बिक गई, तो अच्छा पैसा भी आ गया, उस पैसे को वापस ये और स्पोर्ट्स जो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स करवा दे, या जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनको इक्विपमेंट्स गिफ्ट कर दे, डोनेशन कर दे, ट्रेनिंग दे दे बच्चों को, कैसे भी करके उस पैसों को वापस उसी ऑब्जेक्टिव के लिए, स्पोर्ट्स वाले ऑब्जेक्टिव के लिए खर्च करेंगे. ऐसे अगर कोई रिलीजियस के लिए तो वो उसी पे चलेगा. हो सकता है आपने कोई कीर्तन वगैरह कराया, वहाँ अच्छा डोनेशन आ गया, अच्छा चंदा आ गया, लेकिन वापस आपको खर्च उसी में करना.
सच कंपनी कैन नॉट कैरी ऑन NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी 1% कंपनी नहीं हो सकती। OPC कैन नॉट बी कन्वर्टेड वॉलंटरी इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव बीन एक्सपायर्ड। देखो OPC के मैं कन्वर्जन के लिए बोल दूं, OPC सेक्शन 8 कंपनी तो कभी बन ही नहीं सकती है। OPC प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बन सकती है 2 साल एक्सपायर हो चुके हों उनके बिजनेस को, या इसमें एक प्रोविजन और है कि वो 50 लाख के शेयर कैपिटल तक पहुंच चुके हैं और पिछले साल का, पिछले रिलेवेंट ईयर का जो पिछला साल है उसमें उनका 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, सेल्स है, तो वो कन्वर्ट हो सकती है। If 1% कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ सच कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस, यानी 1% कंपनी ऐसा कोई भी ऑफिसर, कोई भी स्टाफ अगर जो प्रोविजन है OPC के उनको कॉन्ट्रावेंट करता है तो उसमें पेनल्टी लगेगी। दिस शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़ एंड विथ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज़ ऑफ एवरी डे, यानी 10,000 रुपये का फाइन लिया जा सकता है। और अगर कंटिन्यूइंग है, फॉर्म फाइल करना था कोई मान, फॉर्म फाइल करने की लास्ट डेट थी 15th ऑफ अप्रैल, सपोज आपने फॉर्म फाइल नहीं किया तो अब जितना डिले करोगे हर दिन का 1,000 रुपया चार्ज किया जा सकता है या चार्ज किया जाएगा। ROC चार्ज करेगा फाइन तो। और अगर आपने कोई और डिफ़ॉल्ट किया है तो उसमें अगर जैसे मान लो सिंगल टाइम डिफ़ॉल्ट था तो उसके लिए तो 10,000 रुपये, और सिंगल टाइम के बाद अगर कंटिन्यूइंग है तो 10,000 रुपये प्लस पर डे 1,000 रुपये, और अगर कंटिन्यूइंग नेचर का है तो ये द मेंबर कैन बी सोल मेंबर एंड डायरेक्टर, जो मेंबर होगा वही एक ही मेंबर होगा और वही क्या होगा, डायरेक्टर भी होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। इस 200 की लिमिट में ध्यान रखना, 200 की लिमिट में जो कंपनी में अभी एम्प्लॉयमेंट में है और ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट उनको हमने शेयर्स इशू किए, होता है ना एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के लिए शेयर्स इशू किए जाते हैं, भैया एम्प्लॉय हमारे से जुड़े रहे, एम्प्लॉय को हम बोनस के नाम पर, बेनिफिट के नाम पर थोड़े शेयर्स वगैरह दे दिए तो उनका इंटरेस्ट जुड़ा रहता है कि हाँ कंपनी हमारी है, वो अपना वाला फील आता है। तो हमने कंपनी को अगर शेयर्स इशू, कंपनी में अगर अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू किए हैं तो वो एम्प्लॉय इस 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी वो 200 के अलावा है। सर जैसे आज एक एम्प्लॉय है, उसको आपने बोला कि यार तू बहुत अच्छा काम करता है, उसको आपने 10 शेयर्स कंपनी के इशू कर दिए, 5 साल 10 साल बाद वो रिटायर हो गया, छोड़ के चला गया, रिटायरमेंट हो सकता है, जॉब छोड़ के जा सकता है, और अभी भी उसके पास शेयर्स तो हैं, तो क्या अब उसको मेंबर में काउंट करेंगे? नहीं साहब, उसको अभी भी मेंबर में काउंट नहीं करेंगे। यानी वो व्यक्ति जिसको शेयर्स बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिले हैं या पास्ट में एम्प्लॉयमेंट में था तब मिले थे, दोनों ही केस में उसको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। 2 से लेके 200 तक हो सकते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सबसे बड़ी बात होती है कि इसके जो शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर होना कंपलसरी है। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, यानी उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियर लिखा रहता है कि शेयर्स किस तरीके से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। देखो एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कभी भी स्टॉक एक्सचेंज पर, NSE BSE पर लिस्ट तो होंगे ही नहीं। NSE BSE पर लिस्टिंग सिर्फ पब्लिक कंपनी के होंगे, उनके भी फुल्ली पेड अप शेयर्स होंगे, पब्लिक कंपनी के होंगे वो भी फुल्ली पेड अप शेयर्स होंगे, वही लिस्टिंग होंगे जो फ्रीली खरीदे बेचे जा सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं, कोई खरीदो कोई बेचो मस्त रहो। लेकिन प्राइवेट कंपनी में तो रेस्ट्रिक्शन है साहब, ऐसा रेस्ट्रिक्शन हो सकता है प्राइवेट कंपनी में भी कि हमारे कंपनी का शेयर होल्डर सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बन सकता है। तो अब एक्स के पास अगर शेयर्स है तो किसी वाई को ट्रांसफर कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर वाई सीए है तो, और उसके लिए भी आपको कंपनी को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, कंपनी के डायरेक्टर्स की मर्जी होगी तो ट्रांसफर करने देंगे, अदरवाइज नहीं ट्रांसफर करने देंगे। यानी इसमें मैनर लिखा हो सकता है आर्टिकल में कि ये मैनर से होगा, उस मैनर से भी ट्रांसफर करने दे, ये कंपनी के डायरेक्टर्स की मर्जी है। अब समझना, मेरे पास एक कंपनी के, प्राइवेट कंपनी है, उसमें अभी तक हम 50 मेंबर्स हैं और मेरे पास उस कंपनी के 200 शेयर्स हैं। अब उसमें लिखा हुआ मान लो कि एक सीए ही हो सकता है सिर्फ, सपोज, तो मैं 200 सीए को पकड़ूं, या उसमें लिखा हुआ है कि एक MBA ही हो सकता है या कुछ भी, मतलब कोई भी एक रेस्ट्रिक्शन डाल रखा है, और मैं उस रेस्ट्रिक्शन को फुलफिल करते हुए 200 बंदों को एक एक शेयर बेच दूं, तो 50 तो पहले थे, 200 और हो गए तो 249 हो गए, मैं एक चला गया ना, मेरे पास भी 200 थे, मैं चला गया तो 249 हो गए, 200 लिमिट क्रॉस हो गई, भैया वो फिर प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक कंपनी हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी का तो मतलब ही खत्म हो गया। इसीलिए
आप कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद भी अगर ट्रांसफर करना चाहते हो तो भी कंपनी की मर्जी है आपको ट्रांसफर करने दे या ना दे। तो क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब, कोई प्रेस्क्राइब नहीं है। और बाइट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर शेयर्स, शेयर ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शंस है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। 1% कंपनी के अलावा कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो उसमें मेंबर कितने होंगे 200। पर 200 की काउंटिंग के लिए प्रोवाइडेड that where 2 or more persons holds 1 or more shares in the company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as single member। यानी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए मैंने और मेरी वाइफ ने जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया और जॉइंट अकाउंट में हमने वो शेयर्स खरीदे तो हम दोनों को मिलाकर एक ही मेंबर काउंट किया जाएगा। यानी कुछ लोगों ने अगर जॉइंटली शेयर्स खरीदे हैं वो जॉइंट होल्डर्स एक सिंगल शेयर होल्डर ही माने जाएंगे। और इस 200 की काउंटिंग में बोलता है पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी और पर्सन्स हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी पर मेंबर ऑफ द कंपनी। जब एम्प्लॉयमेंट में थे तब उनको शेयर वगैरह इशू किए थे, वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड। यानी जब एम्प्लॉयमेंट में थे तब उनको मेंबर बनाया, अब एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो भी वो मेंबर कंटिन्यू है, उनको हम 200 की काउंटिंग में कंसिडर नहीं करेंगे, उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज, यानी ना तो डिबेंचर ना शेयर्स ना बॉन्ड्स कुछ भी ये पब्लिक एट लार्ज को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू कर दे बोले सब लोग नहीं साहब, आप पब्लिक एट लार्ज के पास शेयर्स के लिए डिबेंचर के लिए बॉन्ड्स के लिए इसने सिक्योरिटीज लिखा, शेयर्स नहीं लिखा, किसी भी तरह की सिक्योरिटीज इशू करके पब्लिक एट लार्ज से पैसा लाने का अधिकार नहीं रखती, क्लियर करना। तो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है उस पर ध्यान दें। सबसे पहला मिनिमम पेड अप कैपिटल का प्रोविजन नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 एक्सेप्ट ओपीसी वाली बात तो हो ही जाएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर और पुराने एम्प्लॉय कम मेंबर, जिन एम्प्लॉय को आपने मेंबर बनाया है उनको काउंट में। राइट टू शेयर ट्रांसफर शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, हर व्यक्ति हर किसी को आगे अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, यानी आप पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट नहीं कर सकते कि हमारे शेयर्स खरीदो, हमारे डिबेंचर खरीदो, हमारे बॉन्ड्स खरीदो। स्मॉल कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी, अभी आगे आएगा हमारे पास स्मॉल कंपनी क्या होती है, एक तरह की प्राइवेट कंपनी जिसकी एक लिमिट बांधी कि जो इस लिमिट तक में अपनी एक्टिविटीज करती है वो स्मॉल कंपनी है। और ओपीसी भी अपने आप में एक प्राइवेट कंपनी है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। अब नीचे हमको स्मॉल कंपनी के लिए सिंपल बात बता रखी है कि स्मॉल कंपनी 285 में डिफाइन है, जिसमें बोला है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस या 50 लाख वाली लिमिट को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई करके चेंज कर सकती है, मतलब और सच अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, विच शेल नॉट बी मोर देन 5 करोड़। यानी अभी लॉ में 50 लाख लिखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि 50 लाख को बढ़ाकर 5 करोड़ तक की लिमिट में डाल सकते हैं। समय देखो 2013 में जब लॉ बना तो 50 लाख है, अब हो सकता है आने वाले 30, 40, 50 साल तक भी नया कंपनीज एक्ट ना बने, तो फिर 50 लाख तक की स्मॉल कंपनी मानना गलत हो जाएगा। समय के साथ साथ 50 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट हो जाएगा ना फिर, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि आप 5 करोड़ तक एक्सटेंड करने की पावर रखते हो नोटिफाई करके, फिलहाल तो 50 लाख ही है। टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट P&L अकाउंट डज नॉट एक्सीड्स 2 करोड़, जो लास्ट P&L अकाउंट था वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं है। हाँ, इसको भी 20 करोड़ तक एक्सटेंड करने का अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हालांकि अभी नहीं किया गया। एक बात छोटा सा आप समझना प्राइवेट कंपनी के लिए, अगर एक होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी समझते हो, होल्डिंग कंपनी मतलब जिसने अपने अंडर में एक दूसरी कंपनी बना रखी है, अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे होल्डिंग सब्सिडियरी के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने आगे अपनी एक और छोटी कंपनी बना रखी, दूसरी कंपनी बना रखी है और इस कंपनी का मेजोरिटी में होल्डिंग इसके पास। एक होता है फुल्ली ऑन्ड सब्सिडियरी, यानी ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड बनाई और बी लिमिटेड के सारे शेयर्स एक के पास है। एक होता है सब्सिडियरी, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड बनाई और बी लिमिटेड का मेजोरिटी में होल्डिंग ए के पास। दोनों ही केस हम ए को कहेंगे होल्डिंग, जो होल्ड रखता है, जो कंट्रोल करता है, और बी को अपन क्या कहेंगे, सब्सिडियरी। अब यहां समझो ए लिमिटेड ने एक बी प्राइवेट लिमिटेड बनाई, ए लिमिटेड ने एक बी प्राइवेट लिमिटेड बनाई और मेजोरिटी या पूरे ही शेयर्स ए के पास है,
यानी कुल मिला के ए होल्डिंग और बी सब्सिडरी है। तो हम इस बी को प्राइवेट लिमिटेड की तरह रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी, और इसमें मान लो इसके मेंबर कौन है, एक तो मेंबर ए लिमिटेड खुद है, शेयर होल्डर कंपनी बन सकती है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इट कैन बी ए शेयर होल्डर। हाँ, ओपीसी में अलाउड नहीं है, ओपीसी में मना किया, ओपीसी के अलावा कहीं और बन सकती है। और मान लो कुछ 2-5 शेयर एक्स वाई और जेड 3 जनों के पास और है, तो टोटल मेंबर कितने, 4-5। और ये जो बी लिमिटेड है, ये बी प्राइवेट लिमिटेड है। अब ये प्राइवेट लिमिटेड होने के बावजूद भी इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही माना जाएगा। यानी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी होल्डिंग कंपनी है, और होल्डिंग कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड का सब्सिडरी को भी पब्लिक लिमिटेड ही माना जाए। यानी एक सब्सिडरी कंपनी कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकती है। एक्सेप्शंस क्या है, होल्डिंग और सब्सिडरी वाली बात हो गई। दूसरा सेक्शन 8 में जो रजिस्टर्ड होगी वो कभी प्राइवेट कंपनी नहीं बन सकती है, उस पर प्रोविजन से लगेंगे ही नहीं। सेक्शन 8 में तो मैंने कहा था प्राइवेट लिमिटेड दोनों ही नहीं आता, वहाँ तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वाली कंपनीज बनती है। और एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट, एनी स्पेशल एक्ट में हमने IRDA समझा था, उसके एक्ट में IRDA बना हुआ है। जैसे RBI का जो एक्ट है उसमें RBI बना हुआ है, LIC का भी अपना एक एक्ट है उसमें LIC बना हुआ है। सिग्निफिकेंट ऑफ स्मॉल कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी होगी, कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, अभी तो वही नोटिफाई कर दे गवर्नमेंट, बात अलग है। टर्नओवर 8 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। वापस मैं क्लियर कर रहा हूँ, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। और एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी अपने आप में प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, वो प्राइवेट होने के बावजूद भी पब्लिक होगी। एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कभी भी प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती। पब्लिक कंपनी के लिए क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। सिंपल सी बात है, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। एंड हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज वे बी प्रेस्क्राइब्ड, हालांकि अभी कुछ भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। प्रोवाइडेड दैट ए कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी, यानी एक कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है और वो दूसरी कंपनी यानी जो होल्डिंग कंपनी वो प्राइवेट नहीं है, मतलब पब्लिक है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो सब्सिडरी होगी वो भी अपने आप में पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही कहलाएगी। शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, यानी अगर वो प्राइवेट कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, उसके आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हमारे शेयर के रेस्ट्रिक्शन, शेयर के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन है वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है, लेकिन अगर उसका होल्डिंग कंपनी अगर पब्लिक है तो वो कंपनी भी पब्लिक ही कहलाएगी। वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी ए प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल, इवन वेयर मतलब चाहे उसका आर्टिकल उसका भी प्राइवेट कंपनी ही बताता हो। पब्लिक कंपनी इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, यानी रेस्ट्रिक्टिंग क्लॉज कभी नहीं होगा, शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, मैक्सिमम नंबर कितने भी हो सकते हैं, जितने शेयर इशू करो उतने मेंबर हो सकते हैं, एक बंदे के पास एक शेयर हो तो। और सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी ए पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी है तो भी कंपनी माना जाएगा। According to section 3A, a company may be formed for the lawful purpose by 7 or more persons where the company to be formed is to be public company. अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 या ज़्यादा लोग हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 7 बंदे तो चाहिए ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन द बेस ऑफ कंट्रोल में होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी वगैरह का डिस्कशन करेंगे। अभी टाइप्स ऑफ कंपनी लंबा जाएगा हमारे, 2-1 वीडियो तो शायद और जाने चाहिए अभी, ठीक है ना, हमारे को क्या जल्दी है, आराम से धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।